टीम टीचिंग को हम हिंदी में टोली शिक्षण भी कहते हैं और यहाँ पर टीचर्स की टीम बनाई जाती है। ओके, तो a team teaching is a form of organization in which individual teachers decide to pull resources, interest and expertise in order to devise and implement scheme of work suitable to the needs of pupils and the facilities of their schools। तो होता क्या है टीम टीचिंग में कि दो या दो से अधिक जो शिक्षक होते हैं एक ही डिसिप्लिन के यानी कि एक ही विषय के या फिर अलग अलग विषय के एक साथ मिल करके शिक्षण योजनाएं बनाते हैं ताकि उस शिक्षण योजना से बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता है इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट, राइट। दूसरी है टू और मोर टीचर कंडक्ट दिस टीचिंग calls for team spirit in teaching. Team spirit of teachers is bound to benefit the students to the maximum. Economical in the sense as it results in more work in less time. तो सबसे पहला है आपका कि इसमें हम जो भी टीचिंग का प्लान करते हैं उसमें कुछ निर्देशों को हम क्रम से रखते हैं। एक से अधिक टीचर शामिल होते हैं इस प्रकार के शिक्षण में और जब एक से अधिक टीचर मिल करके कोई एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगी। इस टीम स्पिरिट की वजह से क्या होता है, बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक ही स्कूल में अगर 3 मैथमेटिक्स के टीचर हैं और एक टीचर सेक्शन ए को पढ़ाता है और उस सेक्शन का जो बच्चा है मैथ्स का कोई प्रश्न लेकर के दूसरे सेक्शन के टीचर के पास जाता है तो वो उतना उसको एंटरटेन नहीं करता। लेकिन अगर तीनों टीचर मिलकर के हर सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, प्लान करेंगे और पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी बच्चा किसी भी टीचर से पूछ सकता है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से बच्चों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। कोई टीचर किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ा लेता है तो कोई टीचर किसी दूसरे टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो इस प्रकार से बच्चों को बेस्ट से बेस्ट सीखने का मौका मिल पाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिकल है ये कि क्योंकि इसमें कम समय में अधिक से अधिक लाभ बच्चों को मिल जाता है। आपको जानकारी होगी कि जब आप टीचिंग करते हैं और बच्चों को कोई एक आध टॉपिक समझ में नहीं आता तो फिर आपको रेमेडियल टीचिंग करनी पड़ती है और आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसी समय दूसरे टीचर का जो तरीका है क्या पता उससे बच्चों को हेल्प मिल जाए, तो ये भी चीजें इसमें हो सकती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, देखिए, ब्रिंग आउट इम्प्रूवमेंट इन इंस्ट्रक्शन, जो भी निर्देशन होता है कक्षा कक्ष में उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। मेक द बेस्ट यूज ऑफ एक्सपर्टीज एंड टैलेंट ऑफ टीचर्स, जो भी टीचर हैं उनका जो टैलेंट है, उनके जो योग्यता है उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड ग्रुप वर्क अमंग टीचर्स, शिक्षकों के बीच में आपस में सहयोग करने की और सामूहिक कार्य करने की जो क्षमता है उसका विकास करना। मेक द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्थान के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके आप कह सकते हैं कि संसाधन हैं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके और बेहतर यूज उसका कर सके। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट्स इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, और कोई भी टीचिंग आप कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से बच्चों के सामने लाया जा सकता है। टाइप्स क्या-क्या होते हैं इसके, देखिए, टीम टीचिंग के 3 टाइप बताए गए हैं। पहला तो वो है जिसमें सिंगल डिसिप्लिन के ही टीचर्स होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के ही अलग-अलग टीचर्स में होंगे। डिफरेंट टीम एक्सपर्ट्स रिलेटेड टू द कोर्स, जो कोर्स कंटेंट आपको पढ़ाना है उसके अलग-अलग टीम एक्सपर्ट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, यानी कि अलग टीचर मिल सकते हैं। कंबाइंड टीम टीचिंग विद रिलेटेड इनोवेशन, और इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए आप जो युक्तियां सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके लिए जो टीम बनाई जाती है वो एक अलग प्रकार है। तो पहली में तो किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक ही सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, दूसरी में अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स मिल करके किसी एक कोर्स कंटेंट को कंप्लीट करवाते हैं, और तीसरे में टीचर्स इसलिए आपस में टीम बनाते हैं ताकि वो कुछ इनोवेटिव मेथड्स को डिजाइन कर सकें और टीचिंग को बेहतर बना सकें। प्रिंसिपल्स क्या है, देखिए, इसके सिद्धांत क्या क्या है। एलोकेशंस ऑफ ड्यूटीज,
टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशंस, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टीचर्स को उनके रुचि, उनकी योग्यता, उपलब्धियां तथा उनकी जो व्यक्तित्व के जो विशेषताएं हैं, उनके आधार पर ड्यूटीज एलोकेट की जा सके, यानी कि ड्यूटी दी जा सके। टीचर की क्षमता के अनुसार उसको कार्य दिया जाए, पहला इसका ये सिद्धांत है। दूसरा है हैविंग वेरिंग साइज ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के पर्पज, उसके उद्देश्य के आधार पर साइज जो है वो कम या बड़ा किया जा सकता है। अलॉटमेंट ऑफ टाइम इज इन अकॉर्ड विद टॉपिक। टॉपिक के अनुसार समय दिया जाए। कई बार क्या होता है, कोई एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं जिसमें अधिक समय चाहिए, और कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक जो आपको बहुत शॉर्ट होता है, जो कि आपके पीरियड में भी पहले ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से, या पीरियड कहिए या फिर जो आपको समय मिला है डेज का, उसके अकॉर्डिंग, तो जो अलॉटमेंट है टाइम का, वो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट। एक अच्छा और उचित वातावरण दिया जा सकता है बच्चों को। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लर्निंग बिहेवियर टू ईच लर्नर विद इन द ग्रुप एंड एक्सरसाइजिंग कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप। तो इस प्रकार से कुछ सिद्धांत आपके सामने बताए गए आपको, जो कि टीम टीचिंग के है। देखिए, टीम टीचिंग प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज्यादा आपका चलन में है, और इसलिए संभावना हो सकती है कि इससे प्रश्न आए। तो इसके प्रिंसिपल्स, इसके टाइप्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको बताई गई हैं, उनको आप लर्न कर लें। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि इसको हम कहते हैं। काफी पुराना मेथड है। इसके संबंध में आपने अपने बीएड में भी काफी कुछ पढ़ा होगा। तो देखिए क्या है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट अपीयर्स टू इंटरफियर with the attainment of goal. It is the procedure of making adjustment in spite of interference. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है या समस्या समाधान विधि है, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम जो कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में हम अधिगम कर लेते हैं। उद्देश्य इसका है कि टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन द एक्ट ऑफ रीजनिंग, बच्चों में तार्किक क्षमताओं का विकास करना। टू गिव प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना। टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को खोज करने के लिए प्रेरित करना। टू सॉल्व पजलिंग प्रॉब्लम, जो भी आपकी पहेलियों संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना, जिसमें युक्तियां लगती हैं, खुद का दिमाग लगता है, कोई पुरानी पढ़ी हुई आपका कंसेप्ट या काम नहीं आता। इम्प्रूव स्टूडेंट्स नॉलेज, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना। टू हेल्प इन एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटीज प्रोग्रेस, बच्चों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रगति में योगदान देना। ये सब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का उद्देश्य। कैसे ये काम करता है इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि इसके माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता का विकास होता है। तो आप जब बच्चों को समस्या देते हैं और बच्चे उस समस्या का समाधान खुद से कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय कुछ तर्क के आधार पर उस समस्या का समाधान खोज रहे होते हैं, तो बच्चों के तर्क क्षमता का विकास हो जाता है। समस्या हमेशा व्यवहारिक होती हैं, तो बच्चा जब भी उन समस्याओं का निदान करेगा, तो वो अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने का प्रयास भी करता है। तो इस प्रकार से उसको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभार क्या होता है, बच्चा कुछ नए ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है और कुछ नई नई चीजें खोजना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से वो नए नए ज्ञान को भी खोज सकता है। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर नई समस्या सोचने का और समस्या को दूर करने का जो क्षमता है उसका विकास हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चे इस प्रकार की डिस्कवरी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के संदर्भ में। अब हैं कुछ इसेंशियल फीचर्स इसके। प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, तो देखिए, प्रॉब्लम सबसे पहले तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जिसका कोई समाधान निकल सके। उसके अलावा अर्थपूर्ण होना ही इसका पर्याप्त नहीं है, बच्चों के इंटरेस्ट की भी होनी चाहिए। ठीक है, माना आपने कोई ऐसी गणितीय समस्या दे दी जिसका समाधान तो निकल सकता है, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है उसको करने में, तो फायदा नहीं मिलेगा। तो आपने ऐसी समस्या सोचनी है, या समस्या के रूप को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, वर्थवाइल हो। समस्या का समाधान करने के बाद बच्चे को कुछ सीखने को मिले, कुछ लाभ प्राप्त हो, तब तो उसका लाभ भी है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड वर्थवाइल। शुड हैव कोरिलेशन विद लाइफ,
जो भी समस्या आप रख रहे हैं उसका संबंध जीवन के साथ होना अनिवार्य है। शुड अराइज आउट ऑफ रियल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की जो वास्तविक आवश्यकताएं होती हैं उससे संबंधित होना चाहिए। शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और कुछ सरल भाषा में उसे प्रस्तुत करना चाहिए आपने, ताकि बच्चा समस्या को समझे, क्योंकि जब तक वो समस्या को समझेगा नहीं तब तक उसको वो दूर नहीं कर सकता या उसके प्रयास भी नहीं कर सकता। स्टूडेंट मस्ट possess सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, बच्चे को समस्या के कुछ आधारभूत जो ज्ञान है वो होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल भी आधारभूत ज्ञान ना हो और आप समस्या दे दें तो बच्चा समस्या को समझ ही नहीं पाएगा और उसके समाधान की ओर जा ही नहीं सकता। मेथड्स, किन विधियों के माध्यम से आप इनको दूर करते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम को दूर करते हैं या की समस्या का समाधान करते हैं। देखिए, इंडक्टिव है पहला, आगमन विधि है, डिडक्टिव है, निगमन विधि है, और इन दोनों को एक साथ यूज करके भी आप दूर कर सकते हैं। आगमन विधि क्या होती है? जब आप अपने अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं और तब कुछ अपने कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ की जब हम बात करते हैं तो ये एक बेटर एग्जांपल है आपका। हर एक वस्तु ऊपर फेंकते हैं, आप देखते हैं नीचे गिर रही है, तो इट मींस आप ये आइडिया लगाते हैं कि हर वस्तु नीचे ही गिरेगी, तो ये क्या है? एक नियम है। ठीक है, डिडक्टिव में क्या होता है? आपके सामने कोई घटना हो चुकी होती है, वो घटना होने के कारण की ओर आप ध्यान दे रहे होते हैं, तो उसको हम डिडक्टिव कह देते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इनके संबंध में। रोल ऑफ टीचर क्या है? शिक्षक का जो भूमिका है वो इस प्रकार के विधि में कैसी रहेगी? तो गेट द स्टूडेंट्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, बच्चों को समस्या, सबसे पहले तो आप समस्या जब बच्चों के सामने रखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से आपने वो समस्या रखनी ताकि बच्चा उस समस्या को समझे। गेट देम टू मेक सजेशंस बाय एनकरेजिंग देम, अब समस्या सामने रखने के बाद हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके हतोत्साहित हो जाए या फिर हो सकता है कि उनमें कुछ नर्वसनेस आए, तो आपने वो दूर करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। ठीक है, गिव देम टाइम टू ऑर्गेनाइज मटेरियल, अब बच्चों को इतना समय जरूर दें कि वो अपने विचारों के माध्यम से या जितना भी समय लेकर के वो समाधान कर रहे हैं, तो उसकी पूरी फ्रीडम उनको होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम बाउंडेशन रखेंगे तो हो सकता है कि बच्चे क्या पता जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोच भी ना पाए। सेटअप एंड एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम इन द क्लास, क्लासरूम का वातावरण कुछ ऐसा बनाए कि बच्चा स्वतंत्र रूप से जो मर्जी वो कर सके। गिव देम टाइम टू इवेलुएट ई सेशन केयरफुली, और बच्चों को जो भी सुझाव बच्चों की तरफ से आ रहे हैं उनको जांच करने के अधिक से अधिक समय दें। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला विधि, आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारे कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी हम प्रयोगशाला में ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कई सारे और विषय आपके हैं, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, जिनको हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने पर अधिक उनका अधिगम कर पाते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड एज प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटी डीलिंग विद ओरिजिनल और रॉ डाटा इन द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये एक प्रकार की योजनाबद्ध अधिगम विधि है या अधिगम गतिविधि है, क्योंकि इसमें हम पूरी योजना बना करके जो प्रैक्टिकल है उसे करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आप सभी के सब प्रैक्टिकल किए होंगे कभी ना कभी। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, कुछ चरण होते हैं, हर चरण का आपने पूरी तरह से अनुपालन करते हुए प्रैक्टिकल करना होता है। स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिकल कंप्लीट कर पाते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फेज होता है जहां पर टीचर आपको समझाता है कि प्रैक्टिकल करना कैसे है। इसके बाद आपसे प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जाता है, वो होता है वर्क पीरियड, एंड देन कल्मिनेटिंग एक्टिविटीज होती हैं जहां पर आप फिर अपनी तरफ से कुछ नए नए कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। टीचर प्रिपरेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अब शिक्षक की तैयारी क्या होगी कि टीचर पहले तो जो प्रैक्टिकल वर्क दे रहा है बच्चे को उसको खुद से सॉल्व करे। बिना खुद सॉल्व किए प्रैक्टिकल वर्क देगा टीचर तो बच्चों की समस्याओं को ना समझ पाएगा और ना उनके समाधान कर पाएगा। आप खुद देखिए, जब आप कोई भी कार्य खुद से करते हैं, कोई भी कार्य आपका हो, तो उस कार्य में को करने में कहाँ कहाँ पर समस्या आपको लगती है उसका अंदाजा आप लगा लेते हैं, है ना? इसीलिए तो कभी क्लास में पढ़ाते हुए आप जब कोई कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप ये याद रखते हैं कि यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम में आ सकता है, तो आप उसको एम्फेसिस करते हैं और ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, टीचर खुद प्रक्रिया को समझने वाला होना चाहिए। टीचर में अगर उस प्रक्रिया की समझ ही नहीं होगी तो भी वो शायद
एक अच्छा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। टू डेवलप अ स्किल, बच्चों में स्किल या कौशल का विकास करने वाला होना चाहिए। टीचर कैन गिव वट एवर इंस्ट्रक्शन मे बी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट, जो भी आवश्यक हो वो सारे निर्देश बच्चों के सामने टीचर को रखने चाहिए। टीचर प्रिपरेशन कंसिस्ट इन थिंकिंग ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग, शिक्षक की जो तैयारी है वो इस रूप से होनी चाहिए कि बच्चे की समझ कैसी है और बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसको लेते हुए टीचर कार्य अच्छे से करवाए। अब आते हैं हम किंडरगार्टन मेथड में। किंडरगार्टन मेथड, देखिए किंडरगार्टन केजी बोलते हैं हम, एलकेजी यूकेजी आपने सुना होगा अपने स्कूल्स में। तो इट इज अ जर्मन वर्ड मींस द चिल्ड्रंस गार्डन, जहां पर बच्चे सीखते हैं। द फंडामेंटल थॉट ऑफ द किंडरगार्टन इज टू हेल्प द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड thus प्रोड्यूस डेवलपमेंट। यहाँ पर जो कंसेप्ट है, इसका बेसिक कंसेप्ट है वो ये है किंडरगार्टन का, कि बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर सके और खुद से खुद का विकास करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाए। मेथड क्या होता है किंडरगार्टन में? आप सॉन्ग, मूवमेंट और कंस्ट्रक्शन, मतलब वही सारी जो रुचिकर गतिविधियां होती है बच्चों के लिए, वो करवाते हैं। अब हम आते हैं मॉन्टेसरी मेथड में। मारिया मॉन्टेसरी का ये मेथड वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जहां पर मारिया मॉन्टेसरी ने एक पूरा टाइम टेबल सेट किया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा आप कि मारिया मॉन्टेसरी ने जो मेथड दिया है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, और जिसके लिए मारिया मॉन्टेसरी ने एक पूरा टेबल सेट किया है, जहां पर मारिया मॉन्टेसरी कह रही हैं कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ बौद्धिक विकास भी की ओर ध्यान देना चाहिए, और समय समय पर बच्चों को इंटरवल देते रहने चाहिए। ठीक है, और बच्चों को क्लास के स्टार्टिंग में और क्लास के एंड में दोनों समय इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कराने चाहिए। इस तरह की बातें इन्होंने यहाँ पर कही है। ह्यूरिस्टिक मेथड है आपका, द ग्रीक लेटर हीरियो मीन्स आई डिस्कवर और आई फाइंड, मतलब जो हीरो मीन्स है डिस्कवर और फाइंड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है कि कुछ खोज करना, और खोजपूर्ण विधि इसको हम कहते भी हैं। द एम ऑफ दिस मेथड इज टू डेवलप द एटीट्यूड एंड स्पिरिट इन पीपल्स। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे खुद से जब खोज करने का प्रयास करते हैं और जब वो खोज कर लेते तो उनके अंदर सकारात्मकता की भावना का विकास होता है। कुछ इसके सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, देखिए। एक्टिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, पर्पसफुल एक्सपीरियंस, मेंटल डेवलपमेंट एटसेट्रा। सबसे पहले तो यहाँ पर जब आप कुछ खोज करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता ही नहीं कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, डिजाइन, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, तर्कपूर्ण सोचना पड़ेगा आपको हर एक काम के लिए। प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, अब यहाँ पर आप जब भी कुछ नया सोचेंगे, नया खोजने का प्रयास करेंगे तो शुरुआत करेंगे आप जो जो आप जानते हैं उससे, और इस प्रकार से आप अनुभव प्राप्त करते हुए अपने मानसिक विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चनिंग मेथड। इट इज अ वेरी एंशियंट मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए ये काफी पुराना मेथड है और ये माना जाता है कि सुकरात के द्वारा दी गई ये विधि है। वाद विवाद विधि जो है वो दी है प्लेटो ने। तो इस प्रकार से कई सारी विधियां हैं जिनके जनक के नाम आपको पता है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आर्मस्ट्रांग ने दिया हुआ है। ठीक है, और तो इट इज अ वेरी एंशिएंट मेथड ऑफ टीचिंग। द की टू सक्सेसफुल क्वेश्चनिंग इज आस्किंग क्वेश्चंस at an appropriate cognitive level at that stimulate a response। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के माध्यम से जब बच्चों को आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसका उत्तर देते हैं, और उस उत्तर के माध्यम से बच्चे का आप आकलन ही नहीं करते हैं बल्कि क्या क्या बच्चे को सीखने की आवश्यकता है और उस आंसर से बच्चे को कैसे आप नए ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं, ये सारी ड्रिल आपको करनी होती है। फिर आते हैं हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में। CAL भी कहते हैं इसको, CAI भी कहते हैं। ठीक है, तो CAI मतलब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब ये कंप्यूटर जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, क्या है, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर की बातें हैं। आप लोगों को सिर्फ ये जानने की आवश्यकता है कि जब आप टीचिंग के लिए कंप्यूटर की सहायता लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब इसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि कंप्यूटर में लर्निंग जो भी क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स है उनको डिजाइन कर सकें, जिसके लिए हमें कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है।
लेसन राइटर की जरूरत पड़ती है। अब लेसन राइटर कौन होगा? टीचर हो सकता है लेसन राइटर, जो एक कंसेप्ट लिख करके देगा और प्रोग्रामर इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू फीड करेगा और एक नया कोई भी कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है या कोई गेम डेवलप कर सकता है जिससे बच्चा सीख सके। सिस्टम ऑपरेटर वहां पर चाहिए जो कि सिस्टम को ऑपरेट करे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ विधियां जो शिक्षण की महत्वपूर्ण है वो आपके सामने डिस्कस की गई हैं। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये बहुत ब्रीफ डिस्कशन है जो कि टू द पॉइंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको डिटेल डिस्कशन में भी आगे मैं प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये जो 2 वीडियोस हमारे हैं कल का और आज का, तो 2 वीडियोस के माध्यम से हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग कवर किया है फिलहाल। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, कोई प्रश्न आपका होता है तो आप वो पूछ